दामाद करे तो प्यार, बेटा करे तो गुलामी। माधुरी अपने मिडिल क्लास घर में अपने बेटे अरुण और बेटी प्रीति के साथ रहती है। आज सुबह अरुण ऑफिस जाने के लिए हड़बड़ी में हॉल में ऑफिस बैग तैयार कर रहा होता है। मम्मी, जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट निकालो और मेरा लंच भी रेडी कर देना। आराम से बेटा, इतनी हड़बड़ी मत कर। मम्मी तुम भैया की शादी करवा दो, तब भैया की ये हड़बड़ी खत्म होगी, वरना रोज ऐसे ही भागते रहेंगे। मैं पागल नहीं हूँ कि एक टेंशन होते हुए दूसरी टेंशन घर ले आऊं। पहले तुझे विदा करूंगा, उसके बाद ही अपनी बीवी लेकर आऊंगा मैं आपको टेंशन लगती हूँ? अरे मैं तो सोच रहा हूँ तेरी शादी जिससे होगी वो तुझे झेलेगा कैसे, और अगर झेल भी लिया ना तो मैं उससे आशीर्वाद लूंगा भाई। मम्मी, अरे वो मजाक कर रहा है, और वो तेरी शादी के लिए तो इतनी मेहनत करता है। माँ, तुम प्रीति के लिए लड़का देखना शुरू करो, इसी साल इसकी शादी करवा देंगे। हाँ हाँ, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पंडित दीनदयाल माधुरी के घर आए होते हैं। राम राम माधुरी बहन। राम राम पंडित जी, बताइए कोई अच्छा लड़का मिला क्या मेरी प्रीति के लिए? जी हाँ, बड़ा ही अच्छा लड़का मिला है, मिडिल क्लास फैमिली है और आपकी बेटी को उन्होंने पसंद भी कर लिया है। ये देखिए तस्वीर। पंडित जी अभिनव की 2-3 फोटो माधुरी को दिखाते हैं। वाह, लड़का तो गोरा चिट्टा और लंबा चौड़ा है, प्रीति के साथ उसकी जोड़ी जमेगी। पंडित जी आप इन्हें हमारे घर बुलाइए। ऐसे ही रिश्ते की बात कर पंडित दीनदयाल वापस चले जाते हैं और ऐसे ही रात के खाने के टेबल पर माधुरी प्रीति और अरुण को अभिनव की तस्वीर दिखाती है। लड़का तो बहुत हैंडसम है। माँ, लड़का तो बहुत अच्छा है और अगर बात व्यवहार और स्वभाव भी अच्छा रहा तो शादी तय कर देंगे। जिसके बाद अगले दिन रामलाल, शारदा, बिपाशा और अभिनव माधुरी के घर आए होते हैं। भाई, हमें तो आपकी बेटी फोटो में ही पसंद आ गई थी, सामने से तो आपकी बेटी और भी सुंदर है और बात व्यवहार से तो और भी गुणी है। जी, आपको मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर मन में कोई भी बात हो तो आप बता सकती हैं। नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लो जी, बच्चों ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया, अब तो शहनाइयों की गूंज उठेगी। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख तय हो जाती है और तय तारीख के दिन धूमधाम से अभिनव और प्रीति की शादी हो रही होती है। वही माधुरी अपने रिश्तेदारों के बीच खड़ी होती है। अरे वाह, लड़का तो बहुत अच्छा है, देखने में काफी मैच्योर लगता है। लाखों में एक है मेरा दामाद, मेरी बेटी बहुत सुख में रहेगी अपने ससुराल में। ऐसे ही शादी संपन्न हो जाती है और प्रीति अपने पति अभिनव के साथ अपने ससुराल चली आती है, जहाँ सभी प्रीति का गृह प्रवेश करवा रहे होते हैं। अरे मम्मी, जल्दी भाभी का गृह प्रवेश कराओ। कब तक भैया भाभी को दरवाजे पर खड़ी रखोगी? अरे बाबा, करवा रही हूँ, अभी तो मुहूर्त हुआ है। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जिसके बाद प्रीति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अभिनव के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ओफो, कितनी गर्मी लग रही है इस शादी के लहंगे में। पहले से इतनी गर्मी है, ऊपर से ये भारी भरकम शादी का लहंगा, मेरा तो दम ही घुट गया। मैं बाथरूम में कपड़े चेंज कर लेता हूँ, तुम आराम से कमरे में अपने कपड़े चेंज कर लो, ओके? इतना कहकर अभिनव अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं प्रीति ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने गहने उतारने लगती है। थोड़ी देर में अभिनव बाथरूम से बाहर आता है और उसकी नजर अपने उलझे हेयर स्टाइल से परेशान प्रीति पर पड़ती है। पार्लर वाली दीदी को कहा था अच्छे से हेयर स्टाइल बनाना, इसका मतलब ये थोड़ी कहा था कि परमानेंट बना देना। ये खोल ही नहीं रहा, अब इसे खोलूं कैसे समझ नहीं आ रहा है। मैं हेल्प करूं क्या? आप कर पाएंगे? इतना कहकर अभिनव प्रीति की हेयर स्टाइल खोलने की कोशिश करने लगता है और धीरे धीरे हेयर स्टाइल खुलने लगती है। अरे वाह, आपने तो बड़ी आसानी से मेरे बाल खोल दिए। आप कहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा नाम लेकर ही मुझसे बात करो, क्योंकि पति पत्नी जब तक अच्छे दोस्त नहीं बनते ना तब तक जीवन साथ नहीं बिता सकते, और दोस्तों में ये आप वगैरह नहीं होता। ठीक है अभिनव, मैं समझ गई। अभिनव प्रीति से बातें करते हुए उसके गहने उतारने में मदद करता है। फिर प्रीति भी कपड़े बदलकर अभिनव के साथ सो जाती है। ऐसे ही रात बीतती है और अगली सुबह प्रीति अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है। ओहो भाभी, क्या कह ढा रही हो, कमाल लग रही हो आप इस साड़ी में। थैंक यू ननन जी। बहू, तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? इस लड़की ने इतनी खतरनाक तरीके से अपनी भाभी की तारीफ की है कि कोई भी भाभी हैरान हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, भाभी लगी रही है किसी फिल्म की एक्ट्रेस की तरह, तो तारीफ तो बनती है। वैसे भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, क्या खिला रही हो अपने ननन को? अब आप लोग बताइए क्या खाएंगे, मैं बना दूंगी।
बहू मेरे लिए तो तू कचौरियाँ बनाना बस। बहू मेरे लिए तो तू पराठे और पनीर की सब्जी बना लेना। और भाभी मेरे लिए आप जलेबी और गुलाब जामुन बनाइएगा, मुझे मीठा बहुत पसंद है। इसीलिए तेरा वजन बढ़ रहा है, कम मीठा खाया कर। जिसके बाद प्रीति किचन में आकर खाना बनाना शुरू करती है। प्रीति चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर आटा गूंदने लगती है और फिर कचौरियां छानने लगती है। तभी अभिनव किचन में आता है और प्रीति के चेहरे पर लटक रही जुल्फों को पीछे करता है। अभिनव तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? वो मैंने देखा कि तुम गर्मी में अकेले खाना बना रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खाना बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है क्योंकि आज घर में तुम्हारा पहला दिन है ना। अभिनव सब्जियां धोकर काटने लगता है, वहीं प्रीति कचौरियां तल रही होती है। तभी प्रीति को माधुरी का वीडियो कॉल आता है। हाँ माँ बोलो। बेटी आज तेरी पहली रसोई है ना, क्या बना रही है पहली रसोई में? और तेरे घर वाले कैसे हैं? माँ सब बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी पहली रसोई में सभी के लिए उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। दामाद जी के पसंद का खाना बना रही है या नहीं? वैसे कहाँ है मेरे दामाद जी? बगल में खड़े हैं, सब्जियाँ काट रहे हैं। क्या सब्जियाँ काट रहे हैं? हाँ रुको, मैं उनकी तरफ कैमरा करती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। दामाद जी मेरे तो भाग्य ही खुल गए, पहली रसोई में ही आप मेरी बेटी की मदद कर रहे हैं। आप बड़े अच्छे पति हैं। अब मैं पूरी बेफिक्र हो गई हूँ, मेरी बेटी आपके साथ बहुत खुश रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूँगी। इतना कहकर प्रीति फोन रख देती है और थोड़ी देर में अभिनव की मदद से सभी की पसंद का खाना बना लेती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। आहा भाभी, क्या गुलाब जामुन बनाए हैं आपने, मुंह में जाते ही घुल गए। और बहू तुमने कचौरियां भी बड़ी अच्छी बनाई है भाई, मजा आ गया। अरे प्रीति ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, मुझे तो प्रीति के हाथों का खाना बहुत पसंद आया। ओहो, देख रही हो मम्मी, अब तक आपके हाथों का खाना पसंद आता था, कल शादी हुई और आज बीवी के हाथ का खाना पसंद आने लगा है। बिपाशा की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। वहीं प्रीति के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और प्रीति अपने ससुराल में घुलने मिलने लगती है और एक दिन हॉल में पोछा मार रही होती है। न जाने इस उम्र में मम्मी पोछा कैसे मार लेती हैं। मेरी कमर ने तो अभी ही जवाब दे दिया। तभी ऑफिस से अभिनव घर लौटता है। प्रीति अकेले पूरे घर में पोछा मार रही है और इसके पहले प्रीति ने घर के दूसरे काम भी किए होंगे। मैं प्रीति की थोड़ी मदद कर देता हूँ। अभिनव अपने स्लीव रोल कर दूसरा पोछा उठाकर घर में पोछा मारने लगता है। तभी रामलाल, शारदा और बिपाशा हॉल में आते हैं। अरे अरे अभिनव, तुम पोछा क्यों मार रहे हो? तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ही ऑफिस से थके हुए आए हो और थक जाओगे। अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं थका नहीं हूँ। ऑफिस में काम ही क्या होता है, पर घर में बहुत काम होते हैं। मुझे पता है, उन कामों को करने में तुम थक जाती हो। उस समय तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता हूँ, पर अभी तो कर सकता हूँ, तो करने दो ना। वाह, क्या राम सीता की जोड़ी है। देख रहे हैं मम्मी पापा, आज तक कभी आप दोनों के कामों में मदद तो नहीं की होगी और ना ही मेरी ही कुछ मदद करते हैं, और आज ऑफिस से आकर पोछा मारने में अपनी बीवी की मदद कर रहे हैं। अरे अब घर के कामों में अपनी बीवी की मदद नहीं करेगा तो किसकी मदद करेगा? और घर के कामों में मुझे अभिनव की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं तो भूल गई थी कि आपकी मदद करने के लिए तो मिस्टर रामलाल जी हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है। चुप करिए, आप भी क्या बच्चों की बातों में आकर गब्बर सिंह बनने लगते हैं। सब कमरे में चलो, मेरे बहू और बेटों को मिलकर पोछा मारने दो। सभी हंसते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। घर में पोछा मारने के बाद अभिनव नहाकर अपने कमरे में आता है, जहाँ प्रीति उसके कपड़े लिए खड़ी होती है। अभिनव, माँ सच कहती है, उन्हें बहुत अच्छा दामाद मिला है। आज के जमाने में जहाँ लड़के ईगो से भरे होते हैं, ऐसे में तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। आई लव यू अभिनव, आई लव यू। अभिनव प्रीति का प्रपोजल सुनकर प्रीति को कमर से पकड़ता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। आई लव यू टू, आई लव यू इन्फिनिटी। प्रीति और अभिनव गले मिलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम अभिनव और प्रीति स्ट्रीट फूड खाने आए होते हैं। थैंक यू अभिनव, तुम मुझे शाम के वक्त बाहर घुमाने लेकर आए और अब मुझे स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी लेकर आए हो। वो सब छोड़ो, तुम पहले बताओ क्या खाओगी। सबसे पहले पाव भाजी खाएंगे और फिर एक एक करके सारे स्ट्रीट फूड खाएंगे और लास्ट में आइसक्रीम। हे, जो हुक्म मेरे आका। आपकी सर्विस में आपका ये जिनी अभी पाव भाजी पेश करता है। अभिनव और प्रीति पाव भाजी वाले के पास जाते हैं और बिना किसी शर्म के अभिनव
पाव भाजी लेकर अपने हाथों से प्रीति को खिलाने लगता है। वहीं आसपास खड़े कॉलेज स्टूडेंट और पड़ोसी ये देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे वो देखो, शारदा के बेटे बहू कितना प्यार है दोनों में। सरेआम अपने हाथों से अपनी बीवी को खिला रहा है। क्या बेशर्मी है ये। देखो कैसे स्कूल कॉलेज के लड़के आए हैं और ये यहाँ तोता मैना की तरह मुंह लड़ा रहे हैं। मैं कल ही शारदा बहन को ये बात बताऊंगी। अभिनव देखो ना, सब हमें ही देख रहे हैं। और उन आंटियों को तो देखो, कब से हमें देखकर बातें की जा रही है। अरे वो हमें देखकर आशीर्वाद दे रही हैं और तुम यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा पति आया है, मुझे देखो। ओहो अभिनव, तुम भी ना हर वक्त मजाक करते रहते हो। तभी अभिनव और प्रीति के पास कॉलेज के कुछ स्टूडेंट अपनी बुक लेकर आते हैं। अभिनव किताबों को देखकर हैरान हो जाता है। हे, तुम लोग इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ कैसे लेते हो यार? मुझसे तो नहीं पढ़ी जाती इतनी मोटी बुक्स। ये हम लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। 3 पार्ट में आती है ये बुक और मैंने सारी बुक कई बार पढ़ी है। पॉलिटिकल साइंस की बुक तुमने क्यों पढ़ी, और वो भी इतने अच्छे से? मैं पॉलिटिकल साइंस लेकर आगे पढ़ना चाहती थी, पर अगर मैं आगे और पढ़ती तो भैया मुझे और पढ़ाते, और मेरी पढ़ाई और शादी होने तक वो खुद शादी नहीं करते। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली ताकि जल्दी से मेरे भैया शादी कर पाए। पापा के जाने के बाद भैया ने बहुत सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और नौकरी करने लगे। और मैं नहीं चाहती ज्यादा उम्र होने की वजह से उन्हें लाइफ पार्टनर ढूंढने में प्रॉब्लम हो। ऐसे ही बात करते हुए अभिनव और प्रीति सारे स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं और अगले दिन शारदा घर के बाहर पड़ोसनों से बातें कर रही होती है। शारदा दीदी, बोलना तो नहीं चाहिए पर जरा अपने बहू बेटों को समझाओ, और खासकर अपने बेटे को समझाओ कि अपनी बीवी का गुलाम ना बने। क्यों बहन, ऐसा क्या देख लिया तुमने? अरे कल तुम्हारा बेटा बाजार में तुम्हारी बहू को अपने हाथों से पाव भाजी खिला रहा था और तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को नाम से बुला रही थी। धन्यवाद नर्मदा, तुमने मुझे ये सारी बातें बताई। वैसे मैं बताने आई थी 2 दिन बाद मेरे घर में एक छोटा फंक्शन है, तुम आना जरूर, और मैं तब तक अपने बहू बेटों को समझा भी लूंगी। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं और एक दिन हॉल में। आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बहू, मैं तो ऊब गया हूँ तेरे खाने से। शारदा, आज खाना तुम बनाओ। बहू के हाथों में वो स्वाद नहीं रहा अब। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, खाना मैं बनाती हूँ और इस बार बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। रहने दे बहू, तूने बस पहली रसोई में ही अच्छा खाना बनाया था। और भाभी, आप घर की साफ सफाई भी ठीक से नहीं करती हैं। घर की साफ सफाई करने के लिए हम नौकरानी रखेंगे। देखो ना अभिनव, सब क्या कह रहे हैं। अगर मैं काम सही से नहीं कर रही हूँ तो आप मुझे बताइए कैसे करना है, मैं वैसे ही करूँगी, पर ऐसे बात मत कीजिए। प्रीति, तुम्हें घर के काम करने में भी दिक्कत है, और जब मम्मी और बिपाशा घर के काम कर रही हैं तो उसमें भी दिक्कत है। खैर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर अभिनव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही दोपहर के 12 बजते हैं और प्रीति अपने मायके आती है। और बता बेटी, कैसी है? पहली रसोई के बाद से तो तूने मुझसे सही से बात ही नहीं की। अच्छा, दामाद जी का क्या हाल चाल है? अभिनव तो घर के छोटे बड़े कामों में मेरी बहुत मदद करते हैं और छुट्टी के दिन मुझे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं। पर तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अरे छोड़, आज क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ मेरे साथ मंदिर चल, दामाद जी के लिए पूजा करवाते हैं, पे उन्हें किसी की नजर ना लग जाए। आज के बाद मम्मी को नहीं बताऊंगी, वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी। ऐसे ही शाम होती है और प्रीति अपने ससुराल पहुंचकर दरवाजा खोलती है। पूरा घर प्रीति की फोटो और रंगीन गुब्बारों से सजा होता है और बीच में बड़ा सा केक रखा होता है। वहीं सामने अभिनव घुटनों पर बैठकर गिटार बजा रहा होता है। हैप्पी बर्थडे डियर वाइफी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाँ, आज तो मेरा बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई थी। बेटा, तू भूल गई थी? मेरे प्यारे दामाद थोड़ी भूले थे। माँ तुम? मुझे मेरे दामाद जी ने बुलाया है। बहू, जल्दी केक कटिंग कर, तेरा पति सुबह से भूखा प्यासा बैठा है। आप लोगों को सुबह से पता था ना आज मेरा बर्थडे है, तो आप लोगों ने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया और किसी ने विश क्यों नहीं किया? बहू, अभिनव तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और सुबह जो हमने तुम्हें डांटा था ना, वो भी बस तुम्हें ट्वीट के साथ आराम देने के लिए अभिनव ने प्लान किया था। थैंक यू सो मच अभिनव। जिसके बाद प्रीति केक कटिंग करती है और अभिनव प्रीति को पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट कॉलेज का एडमिशन फॉर्म देता है। अब ये मत पूछना कि ये मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, बस साइन करो और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का अपना सपना पूरा करो तुम। क्या सच में तुम चाहते हो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं? माँ, सुना तुमने अभिनव क्या कह रहा है?
बेटी, दामाद जी ने सरप्राइज के बारे में तो मुझे भी नहीं बताया था। हे प्रीति, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां तो नहीं दे सकता यार, पर जितनी दे सकता हूँ ना उतनी जरूर दूंगा। प्रीति एडमिशन फॉर्म पर साइन करती है, सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी नर्मदा शारदा के पास आती है। शारदा बहन, तुमने अपने बेटे को समझाया नहीं क्या? ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा अपनी पत्नी को खुशियाँ दे रहा है। मेरा बेटा एक आदर्श पति है। ऐसे ही 1 साल गुजरते हैं और आज इत्तेफाक से शारदा और माधुरी मंदिर में मिलती हैं। चलिए, अच्छा हुआ समधन जी हम मिल गए। वैसे मैं कह रही थी, आपने अरुण के लिए कोई लड़की देखी है या नहीं? समधन जी, आप लोग तो कोई रिश्ता ही नहीं देते हैं, तो कहाँ कोई लड़की देखेंगे? अपनी तरह कोई अच्छा घर बताइए तो मैं इस साल अरुण की शादी करवा दूं। अच्छा, मैं अपने रिश्तेदारों में अरुण की शादी की बात चलवाती हूँ, और कोई रिश्ता मिलता है तो मैं पंडित जी से रिश्ता भिजवाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पंडित दीनदयाल माधुरी के घर आता है। लो जी माधुरी जी, आपके लड़के के लिए भी अच्छी लड़की मिल गई है। ये देखिए फोटो। वैसे तो लड़की खरा सोना है, बाकी आप लड़की देखकर खुद ही फाइनल कीजिएगा। जैसे जीजा जी प्रीति को हर खुशियां देने की कोशिश करते हैं ना, वैसे मैं भी अपनी बीवी को हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। अगले दिन माधुरी और अरुण अनन्या के घर आते हैं, जहां अरुण और अनन्या बालकनी में। जी, आपको मुझसे शादी करने में कोई ऐतराज तो नहीं है ना? जी नहीं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों परिवार की रजामंदी से शादी तय हो जाती है और शादी की तारीख निकलकर तय तारीख के दिन धूमधाम से अरुण और अनन्या की शादी हो जाती है और अनन्या अरुण के साथ अपने ससुराल चली आती है। और फिर अगले दिन डाइनिंग टेबल पर अनन्या अपनी पहली रसोई परोसती है। फिर सभी खाकर, जी आप लोगों को खाना कैसा लगा? अनन्या, तुम वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाती हो। सीरियसली, इतना टेस्टी खाना कोई शेफ भी नहीं बना सकता। जी करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अभी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और मेरा बेटा अपनी बीवी के गुणगान गाने लगा। मम्मी जी, आपको खाना कैसा लगा? खाना तो ठीक ही है, पर वो बात नहीं है जो पहली रसोई में आनी चाहिए थी। माधुरी के जवाब से अनन्या थोड़ा उदास होती है। ऐसे ही अनन्या की पहली रसोई पूरी होती है और अगले दिन से अनन्या पूरा घर संभाल लेती है। ऐसे ही एक दोपहर पसीने से लथपथ अनन्या सब्जियां लेकर घर आती है। ओहो, बाहर कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि सूरज भगवान ने कसम खा ली है कि सबको जला देंगे। हे अनन्या, आज से तुम दोपहर में सब्जियां लेने मत जाया करो। शाम को हम दोनों साथ जाकर सब्जियां लेकर आएंगे, समझी? इस धूप में बाहर निकलोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी यार। अच्छा ठीक है पतिदेव जी, जैसा आप कहें। पत्नी जी, जरा पंखे के नीचे बैठिए, मैं एक ठंडा शरबत बनाकर लेकर आता हूँ आपके लिए। इतना कहकर अरुण किचन में आता है और ठंडा शरबत बनाने लगता है। तभी माधुरी भी किचन में आती है। क्या कर रहा है तू किचन में? मम्मी, मैं शरबत बना रहा हूँ। जिंदगी भर मैंने तुझे कभी किचन में काम नहीं करने दिया और तेरी बीवी आई तो किचन में उसके लिए शरबत बनाने चला आया। अरे मम्मी, तुम बुरा मत मानो, वो बहुत ज्यादा थक गई है, इसलिए मैंने सोचा उसके लिए शरबत बना दूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी बना रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पीना शरबत। 4 दिन की चांदनी है। खूब समझती हूँ मैं इन जैसी लड़कियों को जो अपने पति से काम करवाती है। अरुण माधुरी की बातों को सीरियसली ना लेते हुए अनन्या के लिए शरबत बनाकर ले जाता है और साथ बैठकर पीता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अरुण भी अभिनव की तरह ही घर के छोटे बड़े कामों में अनन्या की मदद करता है। ऐसे ही 1 साल बीतते हैं और आज सुबह अनन्या कमरे में आंखें खोलती है। पूरा कमरा रोमांटिक तरीके से लाल गुब्बारों से सजाया हुआ होता है। कमरा कितने अच्छे से सजाया हुआ है, सब कितना रोमांटिक लग रहा है। जरूर अरुण ने सजाया होगा, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी जो है। इतना कहकर अनन्या बिस्तर से बाहर निकलती है और कमरे का दरवाजा खोलती है। तभी अरुण उसके ऊपर फूलों की बारिश करता है। हैप्पी एनिवर्सरी पत्नी जी। हैप्पी एनिवर्सरी पतिदेव जी। क्या जरूरत थी अपनी नींद खराब करके ये सब करने की? अगर मैं सोता रह जाता तो अपने पत्नी के चेहरे की ये अनमोल मुस्कान कैसे देखता। दोनों गले मिलते हैं और तैयार होकर माधुरी का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे ही शाम होती है और अरुण घर लौटकर अनन्या को एक सुंदर सी साड़ी और नेकलेस गिफ्ट करता है। हे अनन्या, तुम जल्दी से ये साड़ी और नेकलेस पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने डिनर डेट प्लान किया यार, और लॉन्ग ड्राइव के लिए ऑडी भी बुक की है। जिसके बाद अरुण और अनन्या तैयार होकर हॉल में आते हैं। माँ, हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छे लग रहे हो, पर तूने बहू को इस तरह के कपड़े क्यों पहनाए हैं?
वो मम्मी, हम अपनी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए हमारा इंतजार मत करना, हम रात तक घर लौट के आएंगे। इतना कहकर अरुण घर से निकलता है और अपनी बुक की हुई ऑडी से अनन्या को रोमांटिक बीच कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाता है। बीच पर कैंडल लाइट डिनर करते हुए अनन्या प्यार भरी निगाहों से अरुण की आंखों में देखती है। अरुण, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने रोमांटिक हो। आई लव यू अरुण। हे अनन्या, आई लव यू टू। और अभी डेट खत्म नहीं हुई है डियर, अभी तो हमें अपनी ऑडी में एक लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना है। डिनर करने के बाद अरुण और अनन्या लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन प्रीति माधुरी से मिलने आई होती है, जहां माधुरी घर के बाहर प्रीति और पड़ोसनों के साथ खड़ी होकर, आप लोगों को पता है, अभिनव मेरी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते हैं। रोज ऑफिस से आने के बाद अपने सामने बैठाकर मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं और सुबह मुझे कॉलेज पहुंचाने और शाम को लेने भी आते हैं। मेरे दामाद जी तो है ही खरा सोना, खोट तो मेरे बहू बेटे में है। शादी को 4 दिन हुए नहीं की। क्या हुआ माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ माधुरी बहन? माधुरी तिरछी निगाहों से अपनी बालकनी की तरफ देखती है, जहां अनन्या कपड़े सुखा रही होती है। अनन्या को देख माधुरी अनन्या को सुनाते हुए, क्या बताओ तुम लोगों को, मैंने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे के नाम कर दी और मेरा बेटा इस कल की आई लड़की के पीछे पागल हो गया है। जब से इसकी शादी हुई है मेरे लिए एक सूती साड़ी नहीं लेकर आया है और कल उसे साड़ी और महंगे गहने दिए, और वो महंगी वाली साड़ी भी बुक की थी। मैंने गलत लड़की चुन ली अपने बेटे के लिए। ये तो मेरे बेटे को कंगाल कर देगी और मुझसे मेरे बेटे को दूर भी कर देगी। मम्मी जी मुझे कितना गलत समझ रही हैं, पर अब उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, वरना खामखा झगड़ा हो जाएगा, और अगर अरुण से कहती हूँ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ऐसे ही एक दिन अनन्या खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोसती है और खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अरे वाह अनन्या, तुमने तो पहले से भी काफी अच्छी सब्जी बनाई है। थैंक यू अरुण। बड़े आए अच्छा खाना बनाने वाली, इसे तो बस मौका मिले समझाती हूँ। तभी अनन्या को किसी ऑफिस से कॉल आता है। क्या सर आप सच कह रहे हैं? मैं जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, मैं इंटरव्यू देने आ जाऊंगी। हे क्या हुआ अनन्या, किसका फोन था? किसी इंटरव्यू में जाने की बात कर रही थी तुम? हाँ अरुण, मैंने ना ऑनलाइन सीएमए की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और इन्हें मेरा सीवी और रिज्यूम बहुत पसंद आया है। ये मुझे हायर करना चाहते हैं और मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। आप लोगों को पता है, ये मेरा बचपन का सपना था। वाह अनन्या वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम अपनी तैयारी कर लो, इंटरव्यू वाले दिन मैं खुद तुम्हें इंटरव्यू दिलाने लेकर चलूंगा। अनन्या की जॉब की खबर सुनकर माधुरी का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन दोपहर में अनन्या बालकनी में पापड़ सुखा रही होती है, तो वहीं माधुरी अपने पड़ोसनों से, अरे मेरी बहू मेरे बेटे का नाम खराब करना चाहती है, पति के होते हुए पराये मर्दों के साथ नौकरी करना चाहती है, और न जाने मेरे बेटे को क्या घुट्टी पिला दी है, वो भी इसकी हाँ में हाँ करता है। इसीलिए कहते हैं माधुरी बहन, बहू जैसी चाहिए हो वैसी ही लेकर आनी चाहिए। तुम्हें तो गई थी बड़ी पढ़ी लिखी बहू लाने, अब पढ़ी लिखी है तो ये सब तो होगा ही। अनन्या बालकनी में खड़ी सारी बातें सुन लेती है। ऐसे ही शाम होती है और अरुण ऑफिस से लौटकर अपने कमरे में आता है। अनन्या, तुमने अपनी प्रिपरेशन कर ली है ना? कल ही तुम्हारा इंटरव्यू है ना? अरुण, मुझे जॉब नहीं करनी। पर क्यों अनन्या? कल तक तो तुम अपनी जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड थी। नहीं अरुण, मैं जॉब नहीं करूंगी। क्यों अनन्या, तुम्हारा बॉस ठीक नहीं है क्या, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है? नहीं अरुण, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अनन्या तुम अपने सपने पूरे क्यों नहीं करोगी? ये तुम्हारा सपना था ना, और हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, समझी? ऐसे ही रात बीतती है और अगले दिन अरुण किचन में अनन्या के साथ लंच बॉक्स पैक करता है और फिर अपनी बाइक पर अनन्या को बिठाकर इंटरव्यू देने के लिए निकल जाता है। इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे से घर के काम करवाती है और अब मेरे बेटे को अपना ड्राइवर भी बना रही है। इस लड़की ने तो मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला गुलाम बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती है और अब हर रोज सुबह अनन्या और अरुण साथ में तैयार होकर साथ में अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं ये सब देखकर माधुरी का खून जलता है और एक रविवार अनन्या किचन में पकौड़े तल रही होती है, तो वहीं माधुरी और प्रीति हॉल में बैठी होती हैं। अरे बेटी, मेरी बहू ने तो अपने पति को गुलाम बना लिया है। बावर्चियों की तरह उसके लिए खाना बनाता है, ड्राइवर की तरह उसे ऑफिस पहुंचाता है और लेकर आता है। अपनी सारी उम्र मैंने अपने बेटे के पीछे लगा दी और मेरा बेटा इस कल की आई औरत को महारानी बनाकर रख रहा है और मुझे पूछ तक नहीं रहा। ये तो भाभी बहुत गलत कर रही है, मैं भाभी से बात करती हूँ।
प्रीति गुस्से में खड़ी होती है। तभी अनन्या चाय पकौड़े लेकर हॉल में आती है। क्यों भाभी, आपके मम्मी पापा ने सिखाकर भेजा है क्या अपने पति को अपना गुलाम बनाकर सास को सुकून से जीने मत देना? ननन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने अरुण को अपना गुलाम नहीं बनाया है। अरुण मेरे लिए जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। कहीं आपने भैया पर जादू टोना तो नहीं करवा दिया? क्योंकि अगर मम्मी दिन को रात कह दे तो भैया के लिए दिन का मतलब रात हो जाता था। ननन जी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। मैंने जॉब के लिए अरुण को मना किया था, पर अरुण ने कहा ये तुम्हारा सपना है, अपना सपना पूरा करो। आप तो रहने दो भाभी, लगता है मुझे भैया से ही बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर प्रीति घर से निकल जाती है और फोन करके अभिनव को बुलाकर अपने ससुराल चली आती है। वहीं बालकनी में खड़ी माधुरी प्रीति को फोन करती है। बेटी, तू सही से अपने ससुराल पहुंच गई ना? हाँ मम्मी, मैं अभिनव जी के साथ आई थी। कितने अच्छे दामाद है मेरे। अच्छा चल, रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। प्रीति से बातें करके माधुरी बालकनी से घर में चली जाती है। तभी ऑफिस से लौटकर अरुण अपनी बाइक लगाते हुए बालकनी के नीचे खड़ी कुछ पड़ोसियों की बातें सुनने लगता है। देख रही हो बहन, दामाद करे तो प्यार, खुद का बेटा करे तो गुलामी। दामाद बेटी को लाने पहुंचाने जाता है, किचन में मदद करता है तो तारीफ के पुल बांधती है, और वही काम जब बेटा करता है तो गुलाम लगने लगता है। क्या सच में मम्मी ऐसा सोचती हैं? शायद इसीलिए अनन्या जॉब करने से मना कर रही थी। मुझे मम्मी से बात करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर अरुण अंदर माधुरी के पास आता है। माँ, मैंने पड़ोस की औरतों की बातें सुनी आज। मेरा अनन्या का ध्यान रखना, घर के कामों में मदद करना और उसे ऑफिस लाना पहुंचाना तुम्हें गुलामी लगता है? हाँ, गुलामी ही तो है। मम्मी, यही सारे काम तो जीजा जी भी प्रीति के लिए करते हैं। तब तो तुम उनकी बड़ी तारीफ करती हो, और जब मैं कर रहा हूँ तो तुम मुझे गुलाम कह रही हो। मैं सब समझती हूँ, उसने ही भेजा है ना तुझे। अब वो हम दोनों माँ बेटे को लड़ाना चाहती है। नहीं माँ, मुझे अनन्या ने नहीं भेजा है, मैं तो तुम्हें समझाने आया हूँ। हाँ, अब तो यही बचा है मुझे समझाने के लिए। जिसे मैंने अपने हाथों से खाना खिलाकर बड़ा किया, वो इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाएगा। इतना कहकर माधुरी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। माधुरी को रोता देखकर अरुण बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रह जाता है। अभी मम्मी से कोई बात नहीं की जा सकती। कुछ दिनों तक घर के कामों में अनन्या का हाथ ही नहीं बटाऊंगा तो अपने आप शांत हो जाएंगी। फिर किसी दिन मौका देकर मम्मी को समझाऊंगा। अरुण अनन्या की मदद करना छोड़ देता है और अनन्या सारा काम अकेले कर रही होती है। ओहो, कितना सारा काम बचा है। नाश्ता बनाना है, लंच तैयार करना है, ऑफिस बैग रेडी करना है। अरुण की छोटी छोटी हेल्प से कितनी मदद हो जाया करती थी। अनन्या हड़बड़ी में जैसे तैसे सारे काम मैनेज करती है। वही अरुण घर से थोड़ा पहले निकल जाता है और सिग्नल के पास अनन्या का इंतजार करने लगता है। तभी पसीने से भरी अनन्या हांफते हुए सिग्नल पर ऑटो स्टैंड के पास आती है। हे अनन्या, ऑटो की जरूरत नहीं है, जल्दी बैठो, मैं तुम्हें ऑफिस पहुंचा देता हूँ। और अब रोज ऐसा ही करेंगे जब तक मैं मम्मी को समझा ना लूं। अनन्या अरुण की बाइक पर बैठकर अपने ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और ये सब देख माधुरी बड़ी खुश होती है। और एक दिन माधुरी प्रीति के ससुराल, पड़ोसी और कुछ रिश्तेदारों को दावत पर बुलाती है। वहीं पसीने से लथपथ अनन्या किचन में सभी के लिए खाना तैयार कर रही होती है। ओहो, कितनी गर्मी है, गर्दन चुनचुनाने लगी है। कब खत्म होगा ये काम? समधन जी, ये दावत रखकर आपने मिलने का एक बहाना दे दिया। चलिए थोड़ा टहल कर आते हैं। शारदा और माधुरी टहलने निकलती हैं और मौका देखकर अरुण रसोई में आकर अनन्या की मदद करने लगता है। अनन्या, जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ओके? तभी पानी की बोतल लेने आई माधुरी अरुण की बातें सुन छाती पीटकर रोने लगती है। देखिए, मेरे घर के बाहर कदम रखते ही इसने मेरे बेटे से अपनी गुलामी शुरू करवा दी। अभिनव बेटा, तुम कुछ समझाओ अपने साले साहब को। मम्मी जी, अगर अरुण अपनी बीवी की मदद कर रहा है तो ये गुलामी कैसे हुई? बेटा, गुलामी ही तो है। घर के काम करता है, उसे लाने पहुंचाने जाता है, और ये जॉब करके ये साबित करना चाहती है कि अरुण इसके खर्चे नहीं उठा सकता। सही कह रही हैं मम्मी जी आप। अब कल से मैं भी प्रीति की मदद नहीं करूंगा और उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दूंगा ताकि पढ़ने के बाद वो जॉब करने की डिमांड ही ना करे। नहीं दामाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए। क्यों समधन जी, आप भी तो अपनी बहू और बेटे को ऐसे ही देखना चाहती हैं? मम्मी, दामाद करे तो प्यार और बेटा करे तो गुलामी, ऐसी सोच क्यों? मुझे माफ कीजिएगा भाभी, मैं पहले ये बात समझ नहीं पाई थी। दामाद जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। मैं अपने बहू बेटे के प्यार के बीच में नहीं आऊंगी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन अनन्या लंच तैयार कर रही होती है। वहीं अरुण ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा होता है।
बच्चों, बच्चे ऐसे ही मिलजुल कर काम किया करो। बहुत प्यारे लगते हो तुम दोनों। वहीं दूसरी तरफ अभिनव अपनी बाइक पर प्रीति को यूनिवर्सिटी पहुंचाता है। क्लासेस खत्म होने के बाद मुझे फोन करना, ओके? मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। अब माधुरी अपनी बेटी और बहू के पतियों के प्यार में फर्क ना करते हुए हंसी खुशी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।